बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, बजट कैसे बनाया जाता है, इसकी तैयारी कैसे की जाती है और IMF की कितनी जो शर्तें हैं इस बजट का हिस्सा होती हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और ख़ास तौर पे IMF का किरदार क्या होता है, IMF क्या चाहता है, लोगों की बात करता है या ओवरऑल जो है टैक्स नेट बढ़ाने के हवाले से बात करता है। तो IMF जो है, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, उस हवाले से जो है बजट को शेप कैसे करता है और ख़ास तौर पे जो है IMF रिलेटेड रिफॉर्म्स के हवाले से जो है पाकिस्तान की इकॉनमी जो है कितनी लॉन्ग टर्म चल सकती है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। हमेशा से ही कहा जाता है जी पाकिस्तान जो है वो IMF के लोन के तले जो है दबे में हैं, वो लोन को वापस देने के लिए जो है वो कैसे क्या करना चाहिए। तो हम इस पर मज़ीद तज्ज़िया भी लेंगे IMF के हवाले से और पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम के हवाले से भी कि किस तरफ जो है किस सिमत बढ़ रहा है। और बहस ये है कि महंगाई और शरह सूद पर जो है क्या असर पड़ सकता है इसी IMF के हवाले से। और ख़ास तौर पे जो अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, वो कैसे हम हासिल कर सकते हैं। और रियल स्टेट के हवाले से भी बात करना चाहेंगे कि रियल स्टेट जो है, जहां जो पाकिस्तान की एक रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, रियल स्टेट के ऊपर जो है टैक्सेस जो हैं वो किस मद में लिए जाएंगे या जाने चाहिए, और जो लोग टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं वो टैक्स जो है वो इकॉनमी को कितना होल्ड करके रखती है। तो पब्लिक इम्पैक्ट क्या होगा और इस पब्लिक इम्पैक्ट के हवाले से जो है जो लोग सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, और आपको अभी भी बताया कि इरफान मुफ्ती साहब जो थे हमारे शो में अभी मौजूद थे, उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि जो पैसा है मिडिल ईस्ट से वो वापस पाकिस्तान पार्क हो रहा है, तो वो जो पैसा पार्क हो रहा है वो किन एवेन्यूज़ में पार्क होगा। क्या वो पार्क होगा रियल स्टेट में, क्या वो पार्क होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को जो है वो फ़ायदा होगा। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सरमायाकारी आना पाकिस्तान में बहुत खुशाइन बात है, मगर उन सरमायाकारी को राइट एवेन्यूज़ के अंदर इन्फ्लेट करना दूसरी बात है, जो कि एक ज़ेर बहस है। $41 बिलियन का पैसा जो है लास्ट मंथ जो है पाकिस्तान वापस आया है। तो इतनी बड़ी सरमायाकारी जो है बहुत से एवेन्यूज़ खोल सकती है। पाकिस्तान पैसा तो आ रहा है, क्या एम्प्लॉयमेंट को जो है वो आम बना देगी, लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए मौके फ़राहम होंगे, और एक आम जो तबका है उसके ऊपर किस तरीके से जो है वो असरअंदाज हो सकता है। और पाकिस्तान में जो है नॉर्मली हम बात करते हैं कि हर बजट के बाद जो रियल स्टेट सेक्टर सबसे ज़्यादा क्यों मुतासर होता है, प्रॉपर्टी टैक्सेस में तब्दीलियों का सरमायाकारी पर क्या असर पड़ता है, और जो फाइलर्स हैं या नॉन फाइलर्स से मुतालिक जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं प्रॉपर्टी मार्केट को किस तरीके से मुतासर करती हैं। और आज हम लेंगे इन तमाम सवालात का जवाब, और हमारे साथ मौजूद होंगे एहसन मलिक हैं, रियल स्टेट एडवाइज़र, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। जी एहसन मलिक साहब, प्रॉपर्टी मार्केट की सिमत क्या होगी, बजट क्या लेकर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिना, होपफुली आफ्टर 4 ईयर गवर्नमेंट को ख्याल आया है कि हमने हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर चलना है, और जो तजावीज़ हैं वो मीडिया पे आप लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस हैं उनको कम किया जाएगा। अब आज शाम को 5 बजे जब बजट पेश होगा तो बिल्ली थैले से बाहर आएगी, पता चलेगा कितनी सदाकत है और क्या होने जा रहा है। अभी तक की इतलात के मुताबिक, मीडिया के मुताबिक, तो ट्रांजैक्शन टैक्स और गवर्नमेंट रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देगी। उसकी एक, जैसे भी आपने अपने इंट्रो में बात की कि गवर्नमेंट को शायद अब ये एहसास हुआ है कि हमने जो 4 साल इस सेक्टर को स्ट्रेस में रखा, हर साल हमने टैक्सेशन बढ़ाई, और जो पैसा हम डाइवर्ट करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, छोटी इंडस्ट्री में या बिजनेसेस में, वो पैसा डाइवर्ट नहीं हुआ, बल्कि वो पाकिस्तान से कैपिटल फ्लाई हो गया और या ऐसे एवेन्यूज में चला गया जिसका हुकूमत को
कोई फ़ायदा नहीं, चाहे वो गोल्ड की बाइंग थी, चाहे वो सिल्वर की बाइंग थी, चाहे वो करेंसी की बाइंग थी, या चाहे वो क्रिप्टो की बाइंग थी। बट वो हुकूमत के खाते में, हुकूमत के बुक्स में वो पैसे नहीं आए। तो अब हुकूमत को ये एहसास हुआ है कि हमें रियल एस्टेट और हाउसिंग को लेकर चलना है, और उसके लिए हमें इनको रिलीफ देना है ताकि लोग कंस्ट्रक्शन करें, अलाइड इंडस्ट्रीज प्रमोट हों। और एक जो फैक्ट है वो ये है कि एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई सेक्टर जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है तो दैट इज़ रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर के बाद दूसरे नंबर पे। तो मेरे ख्याल में इस, और वैसे भी हुकूमत का ये चौथा बजट है, अगर इसमें भी रिलीफ नहीं देना तो फिर क्या मतलब इलेक्शन के बाद रिलीफ देंगे? रिलीफ मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा ये भी बताइएगा कि बजट के बाद प्लॉट्स, घरों और कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमतों में क्या रुझान आ सकता है? देखिए, रुझान तब आएगा जब ये बजट आज तो पेश होगा, उसके बाद ये 25, 26, 27, 28, 24 को कहीं जाके पास होगा, तो चीज़ों की क्लैरिटी आएगी। जब लोगों को ये क्लैरिटी आएगी कि गवर्नमेंट सीरियस है रियल एस्टेट और हाउसिंग को लेके, जो कि हम भी इस बेस पे बात कर रहे हैं कि पिछले 2-3 माह में जो प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग्स की या जो अनाउंसमेंट की, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें, जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया अपना घर स्कीम का, 1 करोड़ रुपए तक का जो लोन है वो 5% के ऊपर अनाउंस किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट 6.5% सब्सिडी दे रही है। तो ये एक अच्छा इकदाम है कि बेसिकली ये उन लोगों के लिए है लोन जो, मैं डिफरेंट जगहों पे बात करता हूं तो 50, मैं इनकम की बात नहीं कर रहा, जो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए किराए के घर में रह रहे हैं और वो इस घर में 2, 3, 4 कमाने वाले हैं, तो वो ज्वाइंटली एक कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लें ताकि वो रेंटल इनकम की जगह अपनी प्रॉपर्टी की प्राइस इन शेप ऑफ इंस्टॉलमेंट पे कर दें और वो ओनर बन जाएं। तो मैं ये समझता हूँ बहुत आसान इकदाम है, पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद और ऐसे काफ़ी मेजर्स लिए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जिनके ऊपर हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे थे, आपके चैनल के तवस्सुत से भी बात कर रहे थे, तो उनमें भी प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी लचक दिखाई और उनको चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए क्या इकदामात होने चाहिए, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी आर वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान टू? हिना, ओवरसीज पाकिस्तानी को सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, सिर्फ कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस इस सेंस में चाहिए कि इस वक्त पिछले कुछ अरसे में ओवरसीज पाकिस्तानी ये देख रहे थे कि हिना बजाय पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की वो दुबई, पुर्तगाल में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो जब वहां पे पाकिस्तानी देखता है कि पाकिस्तानी अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो मैं कैपिटल यहां पे क्यों भेजूं? सेकेंड चीज ये कि हमारे यहाँ जो पिछले कुछ अरसे में डॉलर की डिवैल्यूएशन हुई और डॉलर जिस तरीके से ऊपर गया, अब डॉलर स्टेबलाइज है, क्योंकि बाहर से जो बंदा पैसे भेजता है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू तो अलग चीज है, उसको सबसे बड़ा फियर ये होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से डॉलर की प्राइस ऊपर ना चली जाए। तो हमारी गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी इतने क्राइसिस के बावजूद डॉलर को 280 पे स्टेबल रखा हुआ है। और अल्लाह करे ये हमारा जो जिसकी हम मसालियत कराने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान और यूएस वॉर की, अगर ये स्टेबल हो जाती है और हमारा जो पेट्रोल है वो अगर कोई ब्रेक हो जाता है, को 300 की प्राइस को तोड़ देता है, तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, एसएम मलिक साहब, आप हमारे साथ हैं, हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग देख लें स्पेशल ट्रांसमिशन बजट पर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नी न्यूज़ की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन और हम रियल एस्टेट के हवाले से बात कर रहे थे, नेट टैक्सेस के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं एसएन मलिक साहब, एडवाइज़र टू रियल एस्टेट। एसएन मलिक साहब, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि अनडॉक्यूमेंटेड रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस को इकॉनमी का हिस्सा बनाया जाए? हिना, अनडॉक्यूमेंटेड के ऊपर मैं समझता हूँ इस वक्त पंजाब में
पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो काम और जो स्टेप्स ले रही है, और इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब के अंदर तो अनडॉक्यूमेंटेड कोई चीज़ रह पाएगी, क्योंकि ग्रीन सर्टिफिकेट का इजरा, असाइनेबल कन्वेंस डीड का इजरा और चीज़ों को जिस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं, और इसका क्रेडिट सीएम पंजाब को डेफिनेटली जाता है कि ये लोगों के जो प्रॉपर्टी के इश्यूज थे, लिटिगेशन थी, उनको जिस तरीके से पेल्रा ने एड्रेस किया है, मैं समझता हूँ ये तारीख में लिखा जाएगा कि पेल्रा ने जिस किस्म के काम किए हैं। और बिल्कुल ये जो अनडॉक्यूमेंटेड या जो डेवलपर या बिल्डर लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, लोगों की हार्ड अर्न मनी, मतलब जो आप उनसे लेके प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते या वो कैपिटल आप बाहर ले जाते हैं, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि अब 1 जुलाई के बाद ये मुमकिन हो पाएगा। ठीक है। अच्छा एहसन मलिक साहब, एक और मसला यहाँ बहुत है, आर्टिफिशियल प्राइस इंक्रीज हो जाना किसी भी प्रॉपर्टी की, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? पहली बात तो ये, आपने उसको कंट्रोल करना क्यों है? नेचुरल चीज है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। आप वो कोई भी चीज ले लें, तो मतलब अगर कोई चीज की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, दुनिया में बढ़ती है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में उस तरीके से कंट्रोल्ड रियल एस्टेट नहीं है। जी, कंट्रोल रियल एस्टेट के हवाले से बहुत बड़ी वजह ये है कि यहाँ जी सॉरी जी कंट्रोल रियल एस्टेट के हवाले से ही मैंने सवाल पूछा था। बाहर दुनिया, मैं वही बताने लगा हूं कि कंट्रोल्ड रियल एस्टेट इस वजह से है बाहर दुनिया में कि वहां पे 99% बैंक फाइनेंसिंग से प्रॉपर्टी परचेज की जाती है, जबकि पाकिस्तान में 99% कैश पे प्रॉपर्टी परचेज की जाती है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे जो बैंक्स हैं वो आपको हाउस लोन, मॉर्गेज नहीं देते, वो क्योंकि सिक्योर लोन नहीं समझते। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा इंटरेस्ट रेट काइबोर दुनिया में 2%, 3%, 1.5% पे आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी होती है 25 साल 30 साल के लिए। हमारा यहाँ पे काइबोर यानी मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट है 11.5% तो वही है, जो कि वाइबल नहीं रहता है। और यहाँ पे जो बेसिकली हुकूमत की अपनी गलत पॉलिसी की वजह से लोगों की जो कैपिटल है, हमने उसको अनडिक्लेयर्ड अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। मैं ब्लैक मनी नहीं कह रहा, अनडिक्लेयर्ड अमाउंट। हमारे एफबीआर रेट अलग हैं, डीसी रेट अलग हैं, मार्केट रेट अलग है, कैंटोनमेंट बोर्ड का रेट अलग है, प्रॉपर्टी एक है, डिफरेंट वैल्यूएशन है। बट इसके ऊपर पेल्रा काम कर रहा है और मुझे उम्मीद है ये जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें भी ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जिसको वो सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। अच्छा एहसन साहब, ये भी बताइएगा, टेक्नोलॉजी आपको पता है जिस तरह बढ़ रही है, उस तरीके से डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स के हवाले से जो है कोई इम्प्रूवमेंट सामने आ रही है या कोई और पॉलिसी जो है, हिकमत अमली जो है हुकूमत करेगी? हिना, मैंने भी आपको अभी पहले बताया कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने वो पटवार खाने वाला ब्लैकमेलिंग जो सिस्टम था, तहसीलदार, रजिस्ट्रार, कि आपने फ़र्द लेना है तो आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। अब आपको सिंपल, अगर आपकी लैंड क्लियर है, लिटिगेशन नहीं है, तो आपको पेल्रा एक ग्रीन सर्टिफिकेट इशू करेगी और उसके ऊपर ना आपको किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत होगी। आपका टाइटल अगर क्लियर है, लिटिगेशन नहीं है कोई कोर्ट में, तो वो एक क्लीन, नीट और अच्छा मैकेनिज्म लॉन्च किया है पेल्रा ने। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। रियल स्टेट इकॉनमी के हवाले से हम बात कर रहे थे। रियल स्टेट इज़ अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और अब चीज़ें जो हैं जिस तरीके से बेहतर हो रही हैं वो हमारे सामने है। प्रॉपर्टी टैक्स में तब्दीलियाँ जो हैं सरमायाकारों के लिए जो है बेहतरी आने का इम्कान है, और हुकूमत रियल स्टेट सेक्टर को दस्तावेज़ी मईशत में लाने में कामयाब भी हो रही है। और इसके साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, प्लॉट्स, घरों में जो एक नई बहस ये है कि जिस तरीके से बिल्डर्स को
रिलीफ मिलेगा तो ऑटोमेटिकली ये इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो एक बहुत बड़ा जो इशू था अब वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट होगी तो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ होगी। जब जीडीपी में ग्रोथ होगी तो पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। आई होप ये जो बजट है ये कॉमनर के लिए एक कहते हैं ना कि खुशाइंद और खुशखबरी लेकर आए। तो इसी दावे के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम पे जाते हैं। हमारी ट्रांसमिशन पूरा दिन जारी रहेगी। तो आप देख रहे थे न्यू न्यूज़ की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन।